everyone, welcome back to my YouTube channel. And in today's video, we will be starting with our new chapter, which is our Unit 5 of our Class 12th History, जिसका नाम है Through the Eyes of Travelers. So हमने अपनी 4 यूनिट जो है वो कवर कर ली है, जो थी एंशंट इंडिया के बारे में. सो क्लास 12th की हिस्ट्री के लिए हमारा एंशंट इंडिया का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया है. अब हम देखेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में, हम इसको स्टडी करेंगे. तो जो टाइम पीरियड हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं वो है 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. और हम इसमें बेसिकली देखेंगे ट्रैवलर्स के बारे में. हम बात करेंगे कि ट्रैवलर्स, जो भी लोग फॉरेन लैंड से आ रहे हैं ट्रैवल करके इंडिया में, वो किस तरह हमारी सोसाइटी को परसीव कर रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान नई जगह से किसी दूसरी जगह पर जाता है तो उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती है. जो कल्चर है, उनका रिलीजन है, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करते हैं किसी भी नई जगह से. सो इसीलिए उनकी परसेप्शन जो है किसी चीज़ को देखकर वो उसे किस तरह परसीव करते हैं, किस जगह किसी भी चीज़ से उनके किस तरीके के बिलीव्स जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करेंगे. सो इसी सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. अब हम देखते हैं कि लोग ट्रैवल कर ही क्यों रहे हैं. सो लोग डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट रीज़न से ट्रैवल करते हैं. जैसा कि अगर हम देखें एंशियंट टाइम पीरियड में लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेनली जो वजह है वो है वॉर्स की वजह से. क्योंकि काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर किया जाता है. उनको फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है वॉर्स की वजह से. साथ में ही रिलीजियस रीजंस की वजह से, जैसे कि पिलग्रिमेजेस के लिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे. इसके साथ में कुछ लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू लैंड को, वो फॉरेन लैंड देखना चाहते हैं, इस वजह से भी वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड है वो है मेडिवल टाइम. तो इस टाइम पर क्यों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंट रीजंस हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि कई लोग काम की तलाश में ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग ट्रेड और बिजनेस की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग पिलग्रिमेजेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग एडवेंचर की वजह से ट्रैवल करते हैं, और कई लोग सोल्जर्स हैं या प्रीस्ट हैं, मर्चेंट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं. तो इनके भी अपने अपने रीजंस हैं ट्रैवल करने के लिए. सोल्जर्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. जब भी कोई वॉर होती है तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ही पड़ता है. साथ में प्रीस्ट हैं, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए ट्रैवल करते हैं. मर्चेंट्स और डिप्लोमेट्स हैं, वो न्यू रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं न्यू लैंड के साथ, फॉरेन लैंड के साथ, इसीलिए वो ट्रैवल करते हैं. और जो कई लोग हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर से एस्केप पाने के लिए ट्रैवल करते हैं. क्योंकि हो सकता है कई जगह पर फ्लड आ गया हो या ड्रॉट पड़ा हो, तो इन सब नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से लोग सफ़र करते हैं और इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है. अब जब भी कोई ट्रैवल करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, वो क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है किसी भी नई जगह पर जब वो आता है. तो उसको डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है जो उसके नेटिव लैंड से डिफ़र कर सकता है. जैसे कि हो सकता है वो पहले किसी डेजर्ट एरिया में रहता हो या किसी प्लेन एरिया में रहता हो, लेकिन अब वो फॉरेन लैंड में आया तो उसको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, उसको आइलैंड देखने को मिल रहा है. तो न्यू लैंडस्केप वो ऑब्ज़र्व करता है. साथ में ही लैंग्वेज जो है वो डिफ़र करती है. क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस टाइम पे. साथ में कस्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं, रिलीजन भी बहुत अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी डिफ़र करेगी. साथ में ही फूड हैबिट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती है. कि फूड हैबिट्स हमारी एसोसिएट होती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से. अगर कोई समुद्र के पास रहता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा सी फूड वहाँ पे कंज्यूम करा जाए. और साथ में अगर कोई प्लेन एरिया पे रहता है, रिवर के पास रहता है, तो वहाँ पे जो है लैंड वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा. तो वहाँ की फूड प्रैक्टिसेस और किसी आइलैंड की या किसी बीच के पास वाले एरिया की
फूड हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करेंगे। उनकी सोशल प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करती है, क्योंकि सोसाइटीज़ भी अलग अलग होती हैं। साथ में ही जब भी जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने साथ वैल्यूएबल अकाउंट्स छोड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है इंडिया के पास्ट के बारे में। जब भी हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, हिस्ट्री हम कभी भी 100% नहीं बता सकते कुछ भी चीज़ ऐसी हुई है। हम हमेशा ही स्पेकुलेट करते हैं, हिस्टोरियन स्पेकुलेट करते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं पहले के टाइम पीरियड पे, और इसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेस को देखते हैं। और जो ट्रेवलर्स के अकाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है जो रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, और वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल होगा कई मायनों में, क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ उससे एसोसिएटेड नहीं है। वो किसी भी चीज़ को अलग तरीके से देखेंगे, जिससे हमें एक डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिलेगा इंडिया के पास्ट के बारे में। इसीलिए ट्रैवलर्स अकाउंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 ट्रैवलर्स के बारे में देखने वाले हैं। जो पहले हैं वो हैं अल बिरूनी, जो आते हैं उज़्बेकिस्तान से, और इन्होंने इंडिया में ट्रैवल करा था 11वीं सेंचुरी में। जो इनकी बुक है या जो इनका अकाउंट है जिसके बारे में जिससे हमें इंडिया के बारे में जानने को मिलता है, वो है किताबुल हिंद। दूसरे हैं इब्न बतूता, जो कि आए थे मोरक्को से 14वीं सेंचुरी में, और इनकी जो बुक है उसका नाम है रिहला। जो थर्ड है वो है फ्रांसिस बर्नियर, और ये आए थे फ्रांस से इन 17वीं सेंचुरी, और इनकी जो बुक का नाम है वो है ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल बिरूनी और उनके वर्क के बारे में, जो है किताबुल हिंद। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1973 में। ख्वाजिरम एक जगह है सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही बड़े स्कॉलर और साइंटिस्ट थे। इनको काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी, जैसे पर्शियन, अरबिक, सिरिक, हिब्रू, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। और इसकी वजह से ये डिफरेंट जगह पर जाकर उनके लिटरेचर को भी पढ़ पाए, और उनके कस्टम को, उनकी सोशल लाइफ को समझने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। और जब मोहम्मद गजनी ने ख्वाजिरम को कॉन्कर कर लिया था इन 1017 सी, तो उन्होंने अल बिरूनी को अपने साथ गजनी लेकर चले गए। अब ऐसा क्या होता था, जब भी अगर कोई एम्परर एक जगह को कॉन्कर कर लेता था, एक जगह को जीत लेता था, तो उस जगह पर जितने भी इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स होते थे या साइंटिस्ट होते थे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वो उन सबको अपने साथ कैप्चर कर लेता था, और उन सबको वो अपने साथ अपने एम्पायर में ले जाता था, ताकि सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो भी एसेट्स हैं वो उनको अपने साथ ले जा पाए। जैसे कि ख़जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी भी जगह पे कोई अटैक करता है तो वहाँ के ख़जाने को अपने साथ ले जाता है। वैसे ही जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, आर्टिसंस होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं। तो इसीलिए मोहम्मद गजनी जो है वो अल बिरूनी को अपने साथ गजनी लेकर चला गया। और बाद में जब अल बिरूनी ने जब मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर अटैक करा, तो उसी के साथ अल बिरूनी भी इंडिया में आए, और उसी टाइम पे इन्होंने इंडिया के बारे में जानना शुरू करा, और बाद में जाके इन्होंने अपनी किताब लिखी, किताबुल हिंद। और इससे हमें इंडिया के बारे में, इंडिया की सोसाइटी के बारे में जानने को हेल्प मिलती है। अब इंडिया में आके उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो हम देखते हैं कि उन्होंने संस्कृत पढ़ी। सबसे पहले तो संस्कृत सीखी, क्योंकि काफ़ी सारे जो टेक्स्ट थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे, और अगर उन्हें संस्कृत नहीं आएगी तो वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। साथ में इन्हें हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो सब पढ़े।
उन्होंने काफ़ी सारे अपने साल बिताए ब्राह्मण स्कॉलर्स के साथ, उनसे जाना कि रिलीजियस नॉलेज क्या है, कैसे सोसाइटी वर्क करती है, क्या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना। इसी के साथ में ही उन्होंने ट्रैवल करा पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट को। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो हिंदू बिलीफ सिस्टम और हिंदू सोसाइटी को अच्छे से समझ पाए, ताकि वो अपनी किताब में इसको अच्छे से लिख पाए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये नॉलेज जाए। अब किताब अल हिंद जो उनकी किताब है उसमें क्या है, सो ये अरेबिक में लिखी गई है और इसमें 80 चैप्टर्स हैं। अब 80 चैप्टर्स किस किस बारे में बात करते हैं, रिलीजन के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मैथमेटिक्स, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स एंड लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब इस बुक का स्पेशल फीचर क्या है कि यूजुअली जो हर चैप्टर है वो 3 चीज़ें इसमें होती ही होती है। सबसे पहले क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर डिस्क्राइब करते हैं उसको कि संस्कृत सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर बाद में वो कंपेयर करते हैं उस चीज़ को अपने कल्चर से। जैसे कि कोई अगर रिलीजियस प्रैक्टिस है तो वो इसको एक क्वेश्चन के टाइप में पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे जो संस्कृत सोर्सेस से आ रही है, फिर बाद में इसको कंपेयर करेंगे अपने कल्चर से या किसी और कल्चर से, ताकि वो इन सब चीज़ों से अच्छे से दिखा पाएँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ इंडिया के कल्चर को। अब उन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको बहुत डिफ़िकल्ट पाया, और ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बोला कि इसमें जो वोकैबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, हर एक चीज़ के लिए एक अलग वर्ड है, हर एक फीलिंग के लिए अलग वर्ड है, और कई बार जो है सेम वर्ड होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। इसी के साथ में जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे अपने संस्कृत टेक्स्ट टू अरेबिक, तो उनको काफ़ी सारी परेशानियां हो रही थी, काफ़ी जो इंडियन प्रैक्टिसेस थी, अगर वो अपनी भाषा में उसको अरेबिक में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी इससे। साथ में ही उन्हें कई सारे बैरियर्स भी देखने को मिले, जिससे उन्हें प्रॉब्लम आई इंडिया को अंडरस्टैंड करने में। और ये कैसे कैसे बैरियर है, सबसे पहले तो जैसे हमने देखा लैंग्वेज बैरियर है कि संस्कृत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अरेबिक और पर्शियन से, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी थी। साथ में रिलीजियस डिफरेंसेस थे काफ़ी सारे, जो डिफरेंट बिलीव्स और रिचुअल्स थे उनके अपने कल्चर में और इंडिया के कल्चर में। सोशल आइसोलेशन थी, लोग रेयरली इंटरेक्ट करते थे आउटसाइडर के साथ, क्योंकि वो उनको ईज़िली उन पे भरोसा नहीं कर पाते थे, तो ईज़िली लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं होते थे। साथ में ही अल बिरूनी कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने बताया इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में, जहाँ पे वो बात करते हैं 4 वर्नास के बारे में, जो बोलते हैं कि यहाँ पे 4 वर्नास हैं इंडिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और इन्होंने इनके ओरिजिन के बारे में बताया, जो कि था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार क्या इनका ओरिजिन है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो 4 वर्नास हैं वो ब्राह्मण ब्रह्मा के 4 बॉडी पार्ट से निकले हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण है वो उनके हेड से ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए उनका जो काम है वो टीचिंग देना है, लोगों को सिखाना है। क्षत्रिय जो ओरिजिनेट हुए हैं वो हुए हैं उनके आर्म्स और शोल्डर से, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो रक्षा करेंगे, वो रूल करेंगे। वैश्य जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं उनकी थाइज से, तो उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, तो इसमें मर्चेंट्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं। साथ में जो शूद्रा है वो ओरिजिनेट हुए हैं ब्रह्मा के फीट से, तो उनका काम जो है वो अपर 3 वर्नास को सर्व करना है, वो कभी भी सोशल स्टेटस में ऊपर नहीं उठ सकते, उनको हमेशा इन तीनों वर्णा को सर्व करना पड़ेगा। अब उनका क्या ओपिनियन था इस चीज़ को लेकर, तो वो बोलते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है वर्णा का कि अलग अलग वर्णा होंगे वो तो ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अगर डिफरेंट वर्णास हैं
सोसाइटी में तो जो काम है वो अलग अलग डिवाइड हो चुका है लोगों के बीच में। सो सोसाइटी एक बेटर वे में फंक्शन करेगी इससे। लेकिन जो आइडिया है अनटचेबिलिटी और पॉल्यूशन का, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि वर्ना सिस्टम तो सही है क्योंकि उसमें ऑक्यूपेशन डिवाइड हो रहा है लोगों का। सो एक बेटर वे में क्लासिफिकेशन हो गया है कि कौन लोग क्या क्या काम करेंगे। अब सोसाइटी जो है वो स्मूथ वे में फंक्शन कर रही है। लेकिन आपके जो बिलीफ है कि एक सर्टेन सेक्शन जो है वो वो पोल्यूटेड है, अगर आप उसको देख लोगे तो आप के लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, या फिर वो अनप्योर है, ये सब चीज़ें गलत है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि नेचर जो है वो अपने आप में ही बार बार प्योरिटी को रिस्टोर करता है। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ पोल्यूटेड नहीं है अगर वो इस दुनिया में है। वो बात करते हैं कि जो सन रेज़ है वो सारे बैक्टीरियाज को और जो जितनी भी पोल्यूटेड चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर देती है। इसी के साथ में जो ओशियन है उसमें नमक है, तो इसीलिए ओशियन जो है उसमें कभी भी बैक्टीरियाज नहीं होते। सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो इसलिए वो बोलते हैं कि ये नेचर का काम है कि सारी चीज़ों को दोबारे से प्योरीफाई करना। सो इसीलिए वो पोल्यूशन और अनटचेबिलिटी के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। सो ये उनका स्टांस था इंडिया के कास्ट सिस्टम को लेकर। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे अपने बाकी के 2 ट्रैवलर्स के बारे में, जो हैं फ्रांसिस बर्नियर और इब्न बतूता। सो if you have any doubt or any suggestion, please comment down in the comment section, and please follow me for more such videos. Thank you.